हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी स्पेशल एमसीक्यूज जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए होते हैं। जैसे यूपी पीसीएस के जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, मेंस एग्जाम होते हैं, साथ ही साथ यूपी आरओ के एग्जाम्स होते हैं, या यूपी पीसीएस द्वारा जो स्टाफ नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं, इस तरीके के अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन्हीं को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 5 कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6, जिसमें कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य कला। इससे पहले की क्लास हम लोगों ने इतिहास की पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास था, जहां पे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सुमेलित नहीं? तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो संगीत घराने होते हैं, जैसे सहारनपुर घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग घराने होते हैं, तो उसी से संबंधित ये पूछा जा रहा है। जैसे बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन महाराज, उस्ताद राशिद खान सासवान, पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला और प्रभा अत्रे किराना। अब यहाँ पे बात आएगी, तो क्या बिरजू महाराज जो कालका बिंदादीन जो लखनऊ का घराना है वहां से संबंधित है? तो हम कहेंगे बिल्कुल, ये बात सही हो जाएगी। उसी प्रकार से उस्ताद राशिद खान सासवान ये रामपुर का घराना है, और पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो पटियाला का घराना नहीं है दोस्तों, ये आपके किराना घराना से संबंधित है, और प्रभा अत्रे भी आपके किराना घराना से संबंधित है। तो ये चार आपको सही होने चाहिए, बिरजू महाराज, उस्ताद राशिद खान, पंडित छन्नूलाल और प्रभा अत्रे। तो कहाँ कहाँ से वो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है आपका, चरकुला। चरकुला एक मौसमी लोक नृत्य है जो किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो दे दिया, स्टेट वाइज पूछा था, लेकिन अब अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो ये मथुरा और वृंदावन के ब्रज क्षेत्र से संबंधित होता है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री और पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। तो यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंचन किए हैं। तो इट मीन्स कि कहाँ के क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? आपके मथुरा और ब्रजवासी जो होते हैं उस क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी जी किससे संबंधित है? तो ये बनारस के घराने से संबंधित है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है कि लोकगीत गाती हैं। तो गिरजा देवी ठुमरी वगैरह गाती है, तो ये बनारस से संबंधित है। तो गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है, और ये शास्त्रीय गायिका है। साथ ही साथ ये ठुमरी गायन को परिष्कृत करने और इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972 में दिया गया, पद्म भूषण 1989 में दिया गया, पद्म विभूषण 2016 में दिया गया, और ऐसे पुरस्कारों से दिया गया। और 24 अक्टूबर को 2017 में इनका निधन हो गया। 24 अक्टूबर 2017 में इनका निधन हो गया है, और ये बनारस घराने से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, ये कब से प्रारंभ किया गया? तो 1975-76 से प्रारंभ किया गया है। लखनऊ महोत्सव या लखनऊ उत्सव 1975-76 से प्रारंभ किया गया। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया, तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला, संस्कृति, पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय ले लिया गया, और तब से प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष जो है कि लखनऊ महोत्सव आयोजित किया जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है? यानी नॉर्थ इंडिया का जो है, नॉर्थ मिडिल इंडिया का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, उत्तर मध्य क्षेत्र, यानी कि इसमें पूरा का पूरा आता है क्षेत्र आपका। तो ये प्रयागराज में स्थापित किया गया सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है। यानी देश में जो 7 अलग अलग क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापित किए, उस 7 में से एक आपका प्रयागराज में है, और जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा 1986 में स्टैब्लिश किया गया। लेकिन अब मानव संसाधन मंत्रालय क्या कहता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, अर्थात कि शिक्षा मंत्रालय। अब यहाँ पे कुछ स्थान है प्रमुख और उत्तर प्रदेश के जिले मिलान करना है। जैसे बटेश्वर की बात करेंगे, तो बटेश्वर आपका सबसे प्रसिद्ध होता है पशु मेले के लिए, और ये आगरा से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ की बात करेंगे, तो देवा शरीफ पे यहाँ पे मजार पे मेले वगैरह लगते हैं, जो आपके बाराबंकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाराबंकी। बाराबंकी लखनऊ के आगे एक छोटा सा जिला है, तो यहाँ जौनपुर नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा।
संकिसा की बात करेंगे तो ये फर्रुखाबाद में आता है, जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और बिठुर की बात करेंगे तो ये कानपुर में आता है, जहाँ पे तात्या टोपे जी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग किया था नाना साहब के साथ। तो ये आप देखोगे RO के मेंस 2021 का प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इस तरीके से बी यहाँ पे सही होगा, देवा शरीफ बाराबंकी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकप्रिय गीत नहीं है? तो 13 ताल ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, जबकि सोहर गाई जाती है, कजरी भी गाई जाती है और चैती भी गाई जाती है। तो कजरी, सोहर, चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि 13 ताल ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। कजरी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो मिर्जापुर हो गया, बनारस हो गया, भदोही हो गया, गाजीपुर, सोनभद्र, इन सभी पूर्वांचल के क्षेत्रों में इसे गाया जाता है। सोहर जो घर में संतान होने पर गाया जाने वाला एक मंगल गीत है, जिसे हम लोग सोहर कहते हैं। जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके उत्सव के रूप में इसे गाया जाता है। और चैती की बात करेंगे तो ये चैत माह, चैत मतलब जो आपका मार्च वाला महीना होता है, जिसमें होली मुख्यतः खेली जाती है, तो उस माह में इसको गाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो भाई चरकुला बिल्कुल है, ब्रज भाषा में है, मतलब ब्रज मथुरा के क्षेत्र में खेला जाता है। कर्मा भी खेला जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, और पाई डंडा भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में खेला जाता है। लेकिन फगुआ नहीं। फगुआ को सामान्य भाषा में कहा जाता है होली के रूप में, ठीक है, फगुआ को होली में कहा जाता है। तो ये सामान्यतः आपका बिहार वगैरह में कह सकते हो, लेकिन फगुआ फरवरी और मार्च में जो होली खेली जाती है उसको कह दिया था कि फगुआ का महीना आया। तो ब्रज क्षेत्र में आपका जो नृत्य होता है होली के आसपास, उसे हम लोग चरकुला नृत्य कह देते हैं, जिसमें 108 महिलाएं, मतलब 108 दीपकों को लेकर चलते हैं। अगला कर्मा की बात करेंगे तो ये आपका जनजातियों के द्वारा होता है। सोनभद्र और मिर्जापुर की जो खरवार जनजाति होती है, जो कि खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और पाई डंडा मौनिया नृत्य ये बुंदेलखंड के अहीर समाज के द्वारा किया जाता है, और बुंदेलखंड का डांडिया भी इसे कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा गुजरात का डांडिया फेमस है, गरबा फेमस है, ठीक उसी तरीके से पाई डंडा को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है अगला प्रश्न? RO मेंस 2016 का है। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए स्टेटमेंट वाइज भी आयोग पूछता है प्रश्न, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि बिल्कुल वन लाइनर पूछेगा, तो स्टेटमेंट वाइज भी बनाएगा। जैसे ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, बिल्कुल। और ठुमरी जैसी गायिका के लिए या ठुमरी जैसे गीतों को गिरजा देवी ने एक भारत के स्तर पर उसे एक नई ख्याति प्राप्त कराई। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, बिल्कुल है। तो 1 और 2 भाई, ठुमरी अगर आप एक बार सुनेंगे तो बहुत ही आपको आकर्षित करेगा, बहुत सुंदर लगेगा वो जो गाना, बहुत अच्छा। हालांकि बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था सबसे पहले लखनऊ कला के अंतर्गत। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य क्या हो जाएगा? जैता हो जाएगा। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो, घोड़े और मोडनी ये गोवा के लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर अवसर पे किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? हालांकि मंदिरों की जो निर्माण शैली है दोस्तों, वो गुप्त काल से शुरू होती है। उससे पहले आप जो मौर्य काल देखोगे, मौर्योत्तर काल देखोगे, या हड़प्पा काल देखोगे, वैदिक काल देखोगे, तो वहां पे आपको कोई भी मंदिर की संरचना नहीं मिलेगी। पूजा पाठ के अवसर मिलेंगे, पूजा पाठ के प्रमाण मिलेंगे, देवी देवताओं को मानने के प्रमाण मिलेंगे, लेकिन कहीं पर भी मंदिर की संरचना देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले गुप्त काल में ही मंदिर की संरचना शुरू की जाती है, जिसमें यूपी के अंतर्गत देवगढ़ का दशावतार मंदिर दिया गया है, जो आपके ललितपुर में आता है। ललितपुर कौन सा? बुंदेलखंड के रीजन में जो क्षेत्र आता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा या बेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और ये जो नचना कुठार का मंदिर है दोस्तों, ये पार्वती जी के लिए समर्पित है। जिस तरीके से भुमरा का मंदिर शिव जी के लिए है, तिगवा का मंदिर विष्णु जी के लिए है। अच्छा, अब आप लोगों को बताना है कि जो दशावतार मंदिर हमने पढ़ा ललितपुर जिले में, ये किस देवता को समर्पित है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका RO प्रीलिम्स 2021 का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक मेले हैं और स्थानीय क्षेत्र पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है वो बताना है। जैसे जल विहार का मेला, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में लगता है, बिल्कुल सही। बटेश्वर का मेला, ये पश्चिमांचल यानी कि पश्चिम यूपी में लगता है, या अगर मैं सीधे आपको जिला बता दूं तो आगरा में लगता है और पशु मेले से संबंधित है।
शुक्रताल का मेला ये मुजफ्फरनगर में लगता है जो बागपत से सीमा साझा करता है। लेकिन बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल में नहीं लगता दोस्तों, ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा। और आप लोग छठ पूजा को कहीं मत जोड़ दीजिएगा कि पूर्वांचल बिहार में जो छठ पूजा होती है दिवाली के छठे दिन पर, तो यहाँ पे बलदेव छठ का इससे कोई मतलब नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ था। अगले प्रश्न को चलते हैं, फिर से आरओ प्रीलिम्स 2021 को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही आते हैं? तो वो होता है आपका मेरठ का नौचंदी मेला। कौन सा मेला होता है? नौचंदी का मेला। ये मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। देखिए नवरात्रि में लगता है, इट मीन्स की नवरात्र क्या हो गया? हिंदुओं का त्योहार हो गया। लेकिन यहाँ पर भी मुसलमान और हिंदू दोनों ही लोग बहुत सौहार्द और प्रेम के साथ इस मेले में आते हैं। दोनों की इसमें सहभागिता होती है। इस सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और आपसी भाईचारे के निर्माण में विशेष भूमिका मिलती है। इस मेले की शुरुआत 1672 में की गई थी और उल्लेखनीय है कि फुलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ा में और बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। तो मैंने ये सब बताया आपको। आगे देखते हैं, फिर से 2021 आरओ का एग्जाम है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कल आपको इतिहास पढ़ाया था। इट मीन्स की जो यूपी के इतिहास वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर नंबर 5? तो इसमें आप देखोगे यूपी आरओ प्रीलिम्स में ही जो है कि कम से कम 3 प्रश्न देखने को मिले थे और आपने इसमें भी 3 प्रश्न देख लिए। तो लगभग 6 से 7 प्रश्न यूपी स्पेशल के यहीं से आपको देखने को मिल जा रहे हैं, केवल इन्हीं 2 चैप्टर से। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के बीच में हुआ और ईंटों से निर्मित यह मंदिर जो है भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है क्योंकि इसकी स्थापना या ये कहें कि इसकी जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि भीतरगांव जो कानपुर का मंदिर है यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो चलिए देखें यहाँ पे कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं 6ठी शताब्दी में किया गया क्योंकि गुप्त काल उसी समय चल रहा था। और ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्यकार मेहराब बने हुए। बाहरी दीवारों पर बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश, आदिवरा, दुर्गा, नदी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों पर रामायण, महाभारत, पुराणों के विविध आख्यानों को सजाया गया है। आगे यहाँ पे मिलान करने को आएगा, लोकगीत होंगे और गायन के अवसर की, कब किन अवसरों पर उन्हें गाया जाता है। जैसे चैती की अगर हम बात करें तो ये एक मौसमी गीत है। क्या होता है? वर्षा ऋतु में सामान्यतः गाया जाता है। कजरी की बात करेंगे तो यह भी एक मौसमी गीत है, लेकिन सामान्यतः पूर्वांचल में विवाह के अवसर पर भी लोग गाते हैं इसको। रसिया की बात करेंगे तो यहाँ पे रसिया जो है ब्रज का लोकगीत माना जाता है, ब्रज का, मथुरा का, क्योंकि रासलीला का जो हम नृत्य देखते हैं, रासलीला का जो दर्शन करते हैं वो कृष्ण भगवान के द्वारा किया था, तो मथुरा के क्षेत्रों में, वृंदावन के क्षेत्रों में, तो ब्रज का लोकगीत हो गया। सोहर की बात करेंगे तो ये संस्कार गीत है। संस्कार मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो विभिन्न प्रकार के जो संस्कार होते हैं ना, जैसे एक बार होता है कि पहली बार उसे भोजन कराना, उसे पहली बार उसके बालों का बनाना, तो मुंडन कहते हैं। तो ये इस प्रकार के संस्कार के गीत पर सोहर गाया जाता है। फिर आगे प्रश्न पे देखते हैं यहाँ पे। अब आरओ के प्रीलिम्स 2017 में जो प्रश्न आए हैं, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, तो आप कह सकते हो कि भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य भाषाओं में वो लोग हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं और भी अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो केवल भोजपुरी ही नहीं बोलते, और भी भाषाएं बोलते हैं। तो आर स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो बिल्कुल सही बात है, ताज महोत्सव आगरा में ही आपका आयोजित किया जाता है। दूसरा, हमारा जो ताजमहल है ये जो दुनिया के 8 अजूबे हैं उसमें भी शामिल है और साथ ही साथ जो हमारे भारत की 42 विश्व विरासत स्थल है उसमें भी शामिल है। सुरक्षा चिंताओं के कारण हम ये कार्यक्रम ताजमहल के मुख्य द्वार के पास नहीं करते, बल्कि वहां से कुछ दूरी हटके 4 किलोमीटर लगभग वहां पर जाके ग्राउंड में करते हैं। लेकिन पूरा का पूरा आगरा का जो है कि उसमें लोग शामिल होते हैं, सभी लोग उसमें एकजुट होते हैं। और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार हो रहा है, स्पेशली किसका? आपने सुना होगा एसिड रेन का। एसिड रेन का जो है कि सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से जो ताजमहल में लगे संगमरमर थे जो सफेद कलर के थे वो अब हल्के हल्के पीले हो रहे हैं। तो यहाँ पे एसिड रेन का भी प्रभाव है। तो चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो डी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं आता है? तो उसका संरक्षण करना ऐतिहासिक इमारतों का, उसका प्रकाशन करना और उसका अभिलेखीकरण करना, लेकिन उसकी बिक्री करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी भी धरोहर या किसी भी सांस्कृतिक चीजों की या निधि की अगर बिक्री करनी होगी तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी ऐसा मतलब कि अधिकार नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्या ये पूछा जा रहा है? नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, तो ये भी सही है यहाँ पर। फिर आगे देख लेते हैं कि भारत कला भवन ये वाराणसी के अंतर्गत स्थित है, बिल्कुल सही है। बीएचयू यूनिवर्सिटी में, जो लोगों ने बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होगी वो जानते होंगे, भारत कला भवन वहां पे है। और चौरसिया नृत्य की बात करेंगे तो गोरखपुर नहीं होता है दोस्तों। चौरसिया नृत्य आपके जौनपुर के कहारों द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? जौनपुर के कहारों द्वारा। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में किया जाता है। आगे देखें, महाकुंभ प्राय जो मेले लगते हैं वो कितने वर्षों पे लगते हैं? तो 12 वर्षों पर लगते हैं। कुंभ पर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व होता है और जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे ही महाकुंभ लगता है। प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों पर लगता है महाकुंभ और प्रत्येक 6 वर्षों पे केवल कुंभ लगता है। तो कुंभ और महाकुंभ अलग अलग होते हैं। फिर आगे देखते हैं रामनगर। रामनगर का किला है दोस्तों बनारस में, ठीक है, राजा साहब का है। तो रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है? ये होता है आपका लगभग 31 दिन का। तो पूरा का पूरा 1 महीने जो है कि रामनगर की जो बनारस में रामनगर है वहां की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है, तो इसलिए वहां पे 31 दिन का पूरा लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? तो कौन सा एक कथक नहीं करता है? तो बिरजू महाराज जी करते हैं, लच्छू महाराज करते हैं, सितारा देवी भी करती हैं, लेकिन किशन महाराज नहीं करते हैं। अब आप महाराज से कनेक्ट मत कर दीजिएगा। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो कथक वादक नहीं है, तबला वादक है। जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे, ये सभी प्रथम प्रमुख जो है कि कथक कलाकार हैं। और कथक जो है कि कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? तो लखनऊ घराने से संबंधित है सबसे पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज की बात करेंगे रास नृत्य हो जाएगा, मिर्जापुर की बात करेंगे तो बिरहा हो जाएगा, गायकी की बात करेंगे तो मुबारक अली खां हो जाएगा। तो यहाँ पे हारमोनियम वादक सुमेलित नहीं है क्योंकि श्री राम श्रीवास्तव जी मुख्य रूप से वायलिन के वादक हैं, हारमोनियम के वादक नहीं है। बाकी सभी लोग संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। और मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत तो है ही है। रास नृत्य की बात करें तो मैंने रास वर्ड जो बताया आपको, ये रास लीला से संबंधित है। और रास लीला भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा वृंदावन के क्षेत्रों में की जाती थी और उस क्षेत्र को ब्रज बोला जाता है। तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ये उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ये महर्षि व्यास जी को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता, किसके रचयिता है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ। इस दिन गुरु पूजा का विधान है और गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु में आरंभ होती है और इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर आकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, यानी कि ज्ञान देते हैं सभी को। और अगर मैं कहूं कि महर्षि वाल्मीकि जी का ये किसके रचयिता है? तो ये रामायण के रचयिता है। और इनका जो आश्रम था उसका नाम था दोस्तों ब्रह्मावर्त। ये मैंने इतिहास की क्लास में कल पढ़ाया था, यानी इससे पहली क्लास में। और ये आपका जो ब्रह्मवर्त था ये बिठुर यानी कानपुर में था। तो महर्षि वाल्मीकि जी का कानपुर में निवास था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म स्थान कहां पर है? तो वाराणसी में जन्म स्थान है। हालांकि इनकी मृत्यु 2017 में आकस्मिक रूप से कोलकाता में हो गई थी और ये आपकी बनारस घराने से भी संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? तो भाई लखनऊ में आपको बिंदा दिन थे, उस्ताद दूल्हे खां थे, इलियास खां थे, लेकिन मेहंदी हसन नहीं थे। तो मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने लखनऊ के संबंधित क्रियाकलापों में योगदान दिया। बिंदा दिन का संबंध कथक से था, उस्ताद दूल्हे खां का संबंध गायकी से था और इलियास खां का सितार वादन से था, जबकि मेहंदी हसन का गजल गायकी से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भीमसेन जोशी ये किराना घराने से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए और सबसे बाद का घराना जो है वो किराना घराना है। किराना घराना कहाँ का है दोस्तों?
ये सहारनपुर का है। तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित है, जबकि बनारस घराने के प्रमुख लोग पंडित रामसेवक मिश्र, शिव नारायण मिश्र, नागेंद्र भट्टाचार्य। लखनऊ घराना में कौन आता है, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, जैसे नसीर खां, गुलाम हुसैन और गणपत राव। लेकिन आपके जो भीमसेन जोशी जी हैं किराना घराना से, और ये सहारनपुर से संबंधित है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, तो इन्होंने खड़ी बोली में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले, लेकिन अब जो है कि वो कासगंज के अंतर्गत आता है पटियाली गांव, यहाँ पर हुआ था 1253 में, और इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। ठीक है, और ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री और गायक, विद्वान, इतिहासकार, ये काफी विधाओं में जो है कि संपन्न थे, और खड़ी बोली को इन्होंने प्रारंभ करने वाले माना जाता है। इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है, और इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल भी देखा, जैसे कैकूबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे भी हैं ये, और 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन भी देखा था। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, वो कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, जो कि प्रमुख शहनाई वादक थे, और ये वाराणसी से संबंधित है। 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, और 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादन के ख्याति लब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां 90 वर्ष की आयु में वाराणसी उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक शहनाई वादक परिवार में उनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम शहनाई वादन कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में 1930 में ऑल इंडिया संगीत सभा प्रयागराज में किया, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं की याद में जो संगीत अकादमी है, उसके द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार 2006 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ये मैंने ऊपर भी आपको पढ़ा दिया था, जो कि कहां पर स्थित है? चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? वाराणसी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश या उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपका कहां पे, मैंने बताया था आपको, प्रयागराज में, जो कि पूरे भारत के जो 7 केंद्र हैं उनमें से एक केंद्र आपका प्रयागराज में, लेकिन इसके अंतर्गत चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था, वह था आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, और ये आपका कहां पे है? एलक्यू मतलब लखनऊ में है। अगर हम इसे देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय के नाम पर स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे दे दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। फिर अगला प्रश्न पूछा रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो अब यहाँ पर स्थान डायरेक्ट पूछ रहा है, तो ये प्रयागराज हो जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो चैती था, कजरी थी, इनका आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। और आरओ प्रीलिम्स 2017 में यह प्रश्न रिपीटेड है। तो कुछ प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें, जो भारत में जो 7 प्रमुख केंद्र हैं, तो उत्तरी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? पटियाला पंजाब में। पूर्वी क्षेत्र का शांति निकेतन कोलकाता में। दक्षिणी क्षेत्र का तंजावुर तमिलनाडु में। पश्चिमी क्षेत्र का उदयपुर राजस्थान। तो ये तो 4 दिशाओं के हो गए, जो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र है। तो उत्तरी क्षेत्र का कहाँ जाएगा? पटियाला पंजाब में हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र का शांति निकेतन पश्चिम बंगाल हो जाएगा, या कोलकाता कह दीजिए। दक्षिणी क्षेत्र का कहाँ मिलेगा? तंजावुर तमिलनाडु, और पश्चिमी क्षेत्र का उदयपुर राजस्थान। लेकिन उत्तर पूर्व क्षेत्र का अगर पूछा जाए, दीमापुर नागालैंड में हो जाएगा, और दक्षिण मध्य क्षेत्र का पूछा जाए तो नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा, और उत्तर मध्य क्षेत्र का प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो ये 7 अलग अलग जो है कि क्षेत्र हैं, जिन्हें आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है, तो रंगमंच से संबंधित है। हालांकि हाथरस की हींग भी बहुत फेमस है, और कानपुर के जो चमड़ा उद्योग है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो इसमें रंगमंच से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे नौटंकी रंगमंच होता है, जबकि आयोग ने इसका उत्तर लोक नृत्य माना है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पे जो लठमार होली की जाती है, जो कि मथुरा से संबंधित है, अर्थात मथुरा तो नहीं, यहाँ बरसाना कर दिया गया, सामान्य उत्तर जो दिया गया है, क्योंकि चारों ही क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि लठमार होली की बात करें तो ये बरसाना में होती है। तो यह भी होली के त्योहार पर जो है कि लठमार होती है, जो कि फागुन का महीना, इट मीन्स कि फरवरी आधी या मार्च का स्टार्टिंग होता है, और ये मथुरा के बरसाना मनाई जाती है। जब यहाँ पे मथुरा केवल ऑप्शन दिया होता जिले वाइज, तो मथुरा लगाते, लेकिन इसने मथुरा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, चाहे वृंदावन हो, बरसाना हो, गोकुल हो, तो सभी दे दिया, तो इसलिए हम लोगों को
बरसाना उत्तर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोकगीत हैं और क्षेत्र हैं, उनका मिलान करना है। जैसे बिरहा की बात करेंगे तो बिरहा कहाँ पे होता है दोस्तों, तो पूर्वांचल में होता है, स्पेशली मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, गाजीपुर में। रसिया की बात करें तो मैंने फिर बताया रसिया कहाँ पे होगा, ब्रजभूमि में हो जाएगा। आल्हा की बात करें तो आल्हा उदल जो है कि एक तरीके से बुंदेलखंड में होता है। और कजरी की बात करेंगे, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि कजरी कहोगे सर मिर्जापुर में हो रही थी, लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला तो आप अवध भी लगा सकते हो। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कर्मा देखिए महोबा में नहीं होता है, धीवर आपका कहार जातियों के द्वारा होता है, धुरिया की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में होता है, और नटवरी की बात करेंगे तो पूर्वांचल में होता है। तो भाई कर्मा क्यों गलत है, तो आ जाइए जरा हम आपको बता देते हैं कि कर्मा आपके शहर जो खरवार जनजाति होती है जिसके द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर में किया था, जबकि धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार जाति और नटवरी पूर्वांचल में। फिर अगला जरा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे लोकगीत और यहाँ पे क्षेत्र। तो आल्हा उदल की अभी मैंने बात की बुंदेलखंड, बिरहा की बात की पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी की बात की तो कजरी दोस्तों रुहेलखंड में नहीं होती है। अवध कर सकते हो ऑप्शन, या फिर आप बहुत करोगे तो मिर्जापुर और सोनभद्र कर सकते हो। चैता की बात करेंगे तो ये अवध और भोजपुर क्षेत्र होता है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जरा और एक लावड़ी की बात कर लीजिएगा, रुहेलखंड में क्या होती है, रुहेलखंड जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज का जो क्षेत्र है ये पूरा रुहेलखंड क्षेत्र में आता है। इसीलिए बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय भी है, वहां पर महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, तो ये बरेली से संबंधित हो जाता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे लावड़ी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हस्तिनापुर आपका मेरठ के अंतर्गत आता है, श्रृंगेश्वर बांदा में नहीं आता, विंध्याचल जो मिर्जापुर में आता है, और देवा शरीफ आपका बाराबंकी में आता है। क्योंकि ये जो आपका श्रृंगेश्वर है ये एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रयागराज के अंतर्गत ही आप इसे मान सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाई एकता के लिए होता है और ये कहाँ पर होता है, तो ये मेरठ में आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात करें कि आगरा में नवरात्रि मेला होता है और सहारनपुर में शाकंभरी मेला होता है। कौन सा मेला, शाकंभरी। निम्नलिखित में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो सहारनपुर में होता है, और शाकंभरी विश्वविद्यालय भी यहीं पर ओपन किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, विख्यात भारत माता मंदिर। तो ये विख्यात भारत माता मंदिर ये वाराणसी में स्थित है, महात्मा गांधी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वाराणसी में स्थित है ये। आगे देखें कि प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी के तट पर है, और मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है, और लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा की स्थापना किसने की थी, आसफुद्दौला ने की थी। फिर आगे देखें, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का उत्सव, क्योंकि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी जो कि आगरा में रहकर अपनाई थी, और इसलिए वहीं पर यह त्योहार सेलिब्रेट किया था, तो आगरा में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित किया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर वाराणसी लखनऊ में नहीं है दोस्तों, ये बल्कि कानपुर में आएगा। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर है, लेकिन तुलसीपुर ना देके यहाँ पर ये बलरामपुर भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि बलरामपुर जिले के अंतर्गत देवी पाटन मंडल आता है, और वहीं पे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जो कि राज्य स्तर का विश्वविद्यालय ओपन किया जा रहा है। इस बार बजट में मैंने पढ़ाया भी है यूपी में, मां पाटेश्वरी देवी, ये देवी पाटन के नाम पर ही है बलरामपुर में। तो यहाँ पे जेके मंदिर गलत हो जाएगा क्योंकि ये कानपुर में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो मगहर हो जाएगा बिल्कुल। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर हो जाएगा। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी हो जाएगी। 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो संकिसा फर्रुखाबाद में आता है ये नहीं होता है, नैमिषारण्य होता है जो कि सीतापुर के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में। कर्मा मथुरा नहीं होता है, सोनभद्र मैंने बताया, मिर्जापुर बताया जो कि खरवार जनजातियों से होता है। आल्हा महोबा यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में ले सकते हो। कजरी अर्थात मिर्जापुर सोनभद्र, नहीं तो अवध भी आप ले सकते हो, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का जो मजार पे मेला लगता है देवा शरीफ मेले के नाम से जाना जाता है बाराबंकी में। फिर यहाँ पे मेला और जिला है यहाँ पर, तो इसको मिलान करते हैं। जैसे गोविंद साहब का मेला हो जाएगा, तो गोविंद साहब का मेला आपके आजमगढ़ में लगता है। ठीक है, कैलाश मेले की बात करेंगे तो ये आगरा में लगता है। सैयद सालार मेले की बात करेंगे तो बहराइच में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से मिलान करने को आ रहा है, तो कनक भवन किससे संबंधित है, ये रामायण के कांड से संबंधित है, जिसमें रामायण में जो है कि बहुत सारे अलग अलग जो कांड आते हैं, जैसे सुंदर कांड हो गया, बाल कांड हो गया, तो ये अयोध्या हो गया। कामदगिरी पर्वत ये आपके चित्रकूट में है।
कालिंजर दुर्ग ये आपका बांदा है जिसको हड़पने के चक्कर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। देवा शरीफ की मजार बाराबंकी में स्थित है। तो ये इस तरीके से मिलान किया हमने। अब यहाँ पे कुछ घटना है या यूं कहे कि मेले और उनके स्थान, जैसे माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। झूला मेला कहाँ लगता है आपका? वृंदावन में लगता है। और पशु मेले की बात करेंगे तो ये बटेश्वर यानी आगरा में लगता है। देवा शरीफ मेले की बात करेंगे तो ये बाराबंकी में लगता है। फिर इसी तरीके से अगला देखें, मेला और उसका आयोजन स्थल, जैसे बटेश्वर का जो पशु मेला बहुत फेमस है आगरा में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, नौचंदी का मेला मेरठ में, और हरिदास जयंती वृंदावन में होती है। नेक्स्ट है इसी तरह उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेले और त्योहार और उसका आयोजन स्थल, जैसे पशु मेला ये बटेश्वर का फेमस है आगरा में। ध्रुपद मेले की बात करेंगे तो ध्रुपद मेला हो जाएगा आपका वाराणसी के अंतर्गत। गोविंद साहब मेला हालांकि ये आजमगढ़ में आता है लेकिन यहाँ अम्बेडकर नगर दिखाएगा। और माघ मेले की बात करेंगे तो ये प्रयागराज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका मिलान कर लिया। अब आगे देखते हैं, फिर से मेले और जनपद हैं। अब देखिए इतनी बार ये सारी चीजें रिपीट होंगी। आरओ का प्री एग्जाम जो हुआ था वो सारा रिपीट होगा कि आपको याद हो जाएगा यही क्लास में। देवी पाटन मेला मैंने अभी बताया, ये बलरामपुर के अंतर्गत आता है और मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। काम्पिल या काम्पिल्य जिसे हम कहते हैं, काम्पिल्य कहाँ का क्षेत्र है? फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। बटेश्वर की बात करेंगे पशु मेला आगरा में, और ददरी मेला ये आपका बलिया में आता है। अगला है दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा। जहां पे ये आप देखोगे दीवारी या पाई डंडा कह सकते हो। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कानरा नृत्य, कार्तिक नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड से संबंधित है। तो बुंदेलखंड के 3 नृत्य मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पाई डंडा याद रख लो, घोड़ा नृत्य याद रख लो, कार्तिक नृत्य याद रख लो और ध्रुविया नृत्य। ये 4 आपको याद होने चाहिए। ये चारों ही बुंदेलखंड के संबंध में है। और चरकुला और रास नृत्य, रास से मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि रासलीला ब्रज के क्षेत्र में होती थी और चरकुला भी ब्रज के क्षेत्र में है। फिर अगला प्रश्न है और ये आज की हमारी इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। तो क्या है यहाँ पे? गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित है। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक है। इसका संबंध प्रदेश के बनारस घराने से है। और बनारस घराने के अन्य तबला वादक में राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल और परतप्पू महाराज, रामजी मिश्र, ये सभी इससे संबंधित हैं। तो अब यहाँ पर आज की इस क्लास को स्टॉप किया जा रहा है और साथ में आज से मैं शुरू करूंगा 650 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज दोस्तों, जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। ये आपकी करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगी और करंट अफेयर्स में जिसमें हम लोगों ने घटनासार को शामिल किया है और ई दृष्टि को शामिल किया जो वार्षिकी आई है। तो यहाँ से आपको 650 प्लस एमसीक्यू सीरीज मिलेगी। और करंट अफेयर्स की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ताकि उसके बाद आपका एमसीक्यूज के माध्यम से रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।